ठीक है, तो फिर से सवाल पूछ रहा हूं मैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब ब्रीथ करता होगा तो लिविंग होगा। प्लांट्स तो ब्रीथ नहीं करते हैं, फिर वो लिविंग में आएंगे कि नहीं? क्यों? उनके लिए क्या रीजन है? प्लांट्स हरे हरे होते हैं इसलिए? पर सारे प्लांट्स हरे भी नहीं होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और क्या रीजन हो सकता है? सोचो सोचो। तुम्हें कोई इस रूम में जिंदा चीज दिख रही है लिविंग? कौन सी? और दो ही लोग हैं क्या लिविंग? और कोई लिविंग नहीं दिख रहा है? यानी बाकी सभी क्या है? आर्टिफिशियल हैं, है ना, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, नॉन सिंथेटिक, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग मेनली बात करें कि कोई चीज अगर मूव कर रही होगी तो हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रुकी हुई होती हैं, जैसे वायरस। जो वायरस होते हैं वो ऐसे ही स्टेशनरी रहते हैं, ना ही उनके अंदर कोई लाइफ प्रोसेस चल रहा होता है। इसलिए वायरस का जब बात करते हैं ना तो बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो याद रखना, जब बॉडी के बाहर पड़ा रहता है वायरस तो नॉन लिविंग रहता है, ऐसे ही अपने आप से पड़ा रहेगा जहां भी पड़ा है। जिस तरीके से वो बॉडी के अंदर आया, जिसमें जैसे भी हो, चाहे एयर से आ जाए या किसी को छू लिया, तो अंदर आते ही वो लिविंग बन जाता है। तो अब इस केस में क्या हम बताएंगे कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? हाँ, तो हम इस तरीके की बात कर देते हैं कि भाई देखो, ना ही तो उसको प्योरली लिविंग बोलेंगे, ना ही प्योरली नॉन लिविंग। वो दोनों कैरेक्टर रखता है। जिस तरह लाइट, लाइट क्या होती है? ना ही तो वो प्रॉपर वेव है ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में कभी कभी ट्रेवल करती भी है और कभी कभी नहीं भी करती है। जैसे डिफ्रैक्शन में हमने देखा कि लाइट बेंड कर जाती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि ग्रोथ भी अगर हम देखें, ग्रोथ क्या कोई फैक्टर हो सकता है? कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? पर वायरस में फिर से ग्रोथ ही नहीं होती है। वायरस को इन सबसे हमें लगता है बाहर रखा गया होगा। क्यों? यानी कुछ कुछ चीजें होंगी जो जिंदगी जीने के लिए, तब तो हाँ बढ़ने लगता है, और क्या, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, और क्या, तब वो फिर रिप्रोड्यूस होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतने सारे हो जाते हैं कि इंसान को भी खत्म कर सकता है वायरस। खैर, तो यार लाइफ प्रोसेस में हम लोग इसी टाइप्स के कुछ एक लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। अब लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ थोड़ा सा मैं नाइन्थ का रिवाइज कराना चाहूंगा। तुमने ये पढ़ा होगा कि सेल ऑर्गेनल से मिलके बनता है क्या? एक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सभी मिल के क्या बना देते हैं? एक छोटा सा सेल। अब खूब सारे सेल जब मिल जाते हैं, बंडल्स ऑफ सेल, क्या कहलाता है? टिश्यू। जिसमें तुमने सिंपल, नॉन नॉन सिंपल, ये सारी चीजें पढ़ रखी है। फिर टिश्यू जब खूब सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन। और जब ऑर्गन कई सारे एक साथ व्यवस्थित ढंग में आ जाए तो ऑर्गन सिस्टम, जिसे बॉडी भी बोल सकते हो। बॉडी भी क्या है? ऑर्गन्स का सिस्टम है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? स्किन ऑर्गन होती है। क्यों भाई, स्किन ऑर्गन क्यों नहीं है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्गन यही है, स्किन। होती है कि मुझे कंफ्यूजन भाई, बायो वाली चीजें बहुत सारा एक्सेप्शन रहती हैं, बायो केमिस्ट्री। हाँ, बनी तो टिश्यू से ही, एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, तो सबसे बड़े जो एक ऑर्गन बात कर सकते हो, क्योंकि सारी पूरी बॉडी में क्या है? स्किन ही है, और बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा रिसेप्टर भी स्किन ही है। रिसेप्टर मतलब वही सेंस ऑर्गन। हाँ, सेंस ऑर्गन बोलते हैं, सही है सही है। यानी सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है बॉडी में? स्किन। और सबसे छोटा कौन सा होगा जिससे हमें सेंसेशन फील होती है? अरे सेंस ऑर्गन बॉडी में पता है कौन कौन से हैं? कौन से? स्किन है, नोज है, माउथ है, टंग है, आईज भी हैं। सबसे छोटा इनमें से क्या दिख रहा है? कान भी सेंस ऑर्गन है। आईज भी हुआ। ठीक है, इस टाइप से बेसिक कोई पूछ ले तो बताने के लिए रहना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिएंट्स वो इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी सब्सटेंस हैं जो कि किसी के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, किसी ऑर्गेनिक चीज के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। हम लोग भी ऑर्गेनिक हैं, मतलब नेचुरली जो चीज हो वो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हो। हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
इन सभी में क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन्हीं सभी से मिले हुए बॉन्ड्स, एटम्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट से ही टाइप का कुछ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को पोषण मिलता रहता है, हिंदी में पोषण बोलते हैं, ठीक है ना, पोषण तत्व। अब न्यूट्रिशन जब भी कभी TION किसी वर्ड के आगे लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस। तो न्यूट्री का प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस अलग अलग होता है। कई लोग रुक के मतलब अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, मतलब रुक के ही खाना बना लेते हैं, जैसे कि पेड़ पेड़ क्या होता है, एक जगह पे स्थित होता है, स्थायी होता है, और लीव्स में उसके प्रोसेस चलता रहता है फोटोसिंथेसिस का, और वो खुद का भोजन बना लेता है। कुछ लोग दौड़ भाग के अपना खाना वाना बनाते हैं, ढूंढते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, एनिमल्स भी ऐसा करते हैं ज्यादातर, ठीक है। यानी न्यूट्रिशन के दो टाइप के प्रोसेस होंगे, न्यूट्रिशन के अंदर दो टाइप की न्यूट्रिशन है, जिनमें से पहला है ऑटो न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रो। ऑटो का नाम से ही समझ आ रहा है, ऑटोमेटिक, जो कि खुद से कर लें, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑटो न्यूट्रिशन, ठीक है। तो तुमसे यही डिफिनेशन लिखने को पूछेगा, डिफाइन न्यूट्रिशन, तो उसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ हैविंग न्यूट्रिएंट्स। या खाना पीना, खाना भी क्या है, न्यूट्रिशन ही है। कोई भी हम खाना खाते हैं, ये क्या है, अरे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स नहीं। खाना न्यूट्रिएंट नहीं है, खाने के अंदर जो चीज छोटी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट है ना, केमिकली फॉर्म में, वो है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ओके, और क्या बात करें भाई, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, दो टाइप के न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हैं, ऑटो एंड हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन के बारे में तुम लोग जान गए हो। अब न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है इक्वेशन लिख के दिखाओ, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी किस तरीके से क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। अगर ध्यान से देखा जाए तो प्लांट लोग अपना खाना बनाते हैं, जो आसपास जो CO2 होती है उसको यूज करके। तो आपके रिएक्शन में भी दे रहा है कि भाई CO2 किससे कंबाइन हो जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल से, और क्या बन जाता है यहाँ पे, और ग्लूकोज तो एनर्जी होता है, C6H12O6 प्लस H2O मॉलिक्यूल्स बाहर भी चले जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अच्छा, ये बैलेंस इक्वेशन तो लिखी नहीं है, अभी कहाँ बैलेंस है, यहाँ पे इसको 12 करो और इसको 6 कर दें, है ना, ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ, इसको 6 करना है और इसको 12 कर देना है, और इसको भी, इसको यही रहने दें और इसको 6 कर दें। ऑक्सीजन भी निकलती है, ऑक्सीजन तो निकलेगी ही, वरना फिर क्या होगा। अच्छा, ये एरो का मतलब क्या है, नहीं नहीं, ये जो ऊपर एरो करके मैंने बनाया है, ये चीज का मतलब क्या है इसका, अरे इसका मतलब है एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना, निकल रही है गैस इस रिएक्शन में, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये रिएक्शन पेपर में जरूर से जरूर पूछी जाएगी। इसका ठीक उल्टा होता है जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या बना देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब एनर्जी टूट निकलती है। इस प्रोसेस से क्या होता है, हाईली एनर्जी निकलती है। इसको करने में एनर्जी लगेगी, इसको करने में एनर्जी लग रही है कि नहीं। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, ऐसा काम जिसमें एनर्जी लगे, एंडोथर्मिक हो जाएगी वो रिएक्शन, एंडोथर्मिक। तो कुछ कुछ पूछ लेता है कि रिएक्शन देखने से कैसी लग रही है आपको। दूसरा, इसमें वाटर जो है, ये वाटर वेपर्स होते हैं, हवा में जो वाटर है ना, ऐसा नहीं कि पानी उसमें डालता है, वाटर वेपर्स होती हैं। इन केस मान लो हवा में नमी नहीं है, मतलब पानी की मात्रा बहुत कम है, गर्मी का दिन है, तो अपने रूट से जो पानी घसीटा होता है पेड़, उसको यूज करता है इस रिएक्शन में। इसीलिए अगर पेड़ को पानी भी नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन हो पाएगी क्या, तो ग्लूकोज बनेगा क्या, नहीं। यानी उसको CO2 भी चाहिए और साथ साथ पानी भी चाहिए, नहीं कि CO2 कर दिया और पानी है ही नहीं, यानी दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। और तीसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, सनलाइट, जो कि इस रिएक्शन में कैसा काम करेगी, रीएजेंट का। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, और बीच में क्या होता है, रीएजेंट, जो कि एजेंट काम कराता है। यहाँ पे रीएजेंट सनलाइट है, यानी सनलाइट नहीं डालोगे तो ये काम ही नहीं होगा। और क्लोरोफिल तो प्लांट में बहुत जरूरी होना, CHLOROPHYLL,
ये ग्रीन कलर का क्या होता है, स्पॉट होता है। जो पेड़ ग्रीन होते हैं पिगमेंट्स इन्हीं की वजह से है। हालांकि जब तुम पेंट और डाइज पढ़ोगे तो उसमें भी पिगमेंट्स की चर्चा है। कोई भी पेड़ हो हरा अगर दिखता है तो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंट की वजह से। सेल है एक तरीके का, क्या है, सेल के अंदर जैसे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं ना, उसी में पिगमेंट्स भी आता है। जब प्लांट सेल पढ़ो तो सेल वॉल होती है, अंदर प्लांट सेल में सबसे बड़ा क्या होता है, उनका वैक्यूल साइज बड़ा होता है, क्योंकि पानी को स्टोर करके रखना होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं ना, प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज ज्यादा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है। ये एक डिफरेंस भी है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ठीक है। वैक्यूल्स में क्या करेगा पेड़, अपने पानी को बचा के रखेगा, ऐसा कुछ डायग्राम होता है। ये बड़ा सा इसका वैक्यूल होता है, ये न्यूक्लियस होता है छोटा सा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, बोलो भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर, अरे सुने हो कि नहीं नाइन्थ में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। हालांकि जरूरत कोई नहीं है, पर पता रहता है तो ये चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी बिल्कुल से इजिली। यानी मेन रिएक्शन हमारी कैसी है कि भाई, अब इसको अगर तुम बिना देखे लिखना हो तो कैसे लिखोगे, CO2 और पानी को मिक्स कराओगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। इसलिए पेड़ रहते हैं जहाँ पे ज्यादा तो नमी रहती है, ठंडक रहती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो गर्मी गर्मी रहेगी, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, ठीक है। तो रिएक्शन फिर से लिख दूं क्या, 6 टाइम्स ऑफ CO2, 12 H2O को लेके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर जाते हैं, मिल के बना देते हैं C6H12O2O6 प्लस ऑक्सीजन गैस भी निकलती है और H2O के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। ये भी 6 होता है, ये 12 है, ये ठीक है, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, देखो 6 दूनी 12 और 6, सही है, बैलेंस है कि इसमें 12 लगाना पड़ेगा, 6, ओके ठीक है। यानी ये कुछ रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, तो पूछ लेगा फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन लिख दे, दिखा दो फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल भी दर्शाना पड़ेगा तुम्हें, क्लोरोफिल, क्योंकि इन रिएजेंट के बिना ये रिएक्शन होगी क्या, नहीं, और ना ही विदाउट इन रिएक्टेंट के बिना। तो रिएक्टेंट भी जरूरी होते हैं और रिएजेंट भी जरूरी होते हैं, तभी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन याद रखना, ये बहुत ज्यादा पेपर में आती है। इसके बाद क्या है, अब प्लांट ने न्यूट्रिशन ले लिया, खाना बन गया उसका, अब क्या करेगा, इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, वरना केवल खाना बनाने से क्या मतलब है। अब खाने को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अगर यही चीज वाटर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कह देते हैं। यानी द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। वैसे वहां पे फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन यूज होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हो हायर से लोअर की ओर ही मूव करती है, उसकी टेंडेंसी यही रहती है। अपने आप से वो कैसे मूव करेगी, डिफ्यूजन में बेसिकली कोई लिक्विड हम नहीं यूज करते हैं, पार्टिकल यूज कर लेते हैं। नाम में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ, जब लिख दूंगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो ये क्या बन जाएगा, और जब लिख दूं मैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स केवल, समझे। यहाँ पे समझ लो केवल क्या है, लिक्विड की बात कर रखा है, और लिक्विड में भी पानी की, और यहाँ पे फ्लूइड्स की बात किया है, FLUID। फ्लूइड में क्या होता है, ऐसी चीजें जो बह सकती हैं, तो गैस भी बह सकती है, जो चीज फ्लो कर सके वो फ्लूइड कहलाती हैं। और लिक्विड क्या कहलाएंगी, जो चीज पानी वाला स्टेट में हो, जिसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो, थोड़ा सा ज्यादा हो सॉलिड से। लिक्विड की अपनी अलग परिभाषा है, फ्लूइड्स की अपनी अलग परिभाषा है। लिक्विड में ये है कि ये नहीं कि एकदम ही फ्लो ही करते चले जा रहे हैं, पर फ्लूइड में बहुत ज्यादा फ्लो भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। यानी फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा, जबकि लिक्विड के अंदर केवल लिक्विड आएगा, और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। और साथ में थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है, थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना नंबर टोटल नहीं मिलेंगे। अब ये परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली लिख सकते हो, हाँ बढ़िया शब्द है, सेलेक्टिवली। वैसे परमिएबल का मतलब भी यही है, परमिट करने वाला। तो परमिट क्या करेगा, किसी चीज को ही करेगा
पर यहाँ पे तुम अगर सेलेक्टिवली भी लिख देते हो वो भी बढ़िया लगता है, वो ज्यादा ही अच्छा लगता है कि अच्छा सिलेक्ट करके परमिट करेगा, है कि नहीं। पर ऐसे भी अगर आप सोचो, यहाँ पे कोई अगर खड़ा है, मान लो वो परमिट दे रहा है कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, तो कुछ ही लोगों को तो चुनने के लिए खड़ा है, वरना सभी को भेजने के लिए तो वो खड़ा नहीं होगा। समझ गए। यानी परमिएबल खुद में ठीक है, लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल एक अलग बढ़िया शब्द है, इसीलिए यूज होता है क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ होना चाहिए प्रोसेस। ऐसा नहीं कि बस पानी मूव कर रहा है, इधर से आ गया उधर आ गया, उसको हम नहीं बोलेंगे ऑस्मोसिस। एक बीच में क्या होनी लेयर होनी चाहिए, हायर और लोअर कोट, जो कि डिवाइड कर रही हो। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है पेड़। तुम लोगों ने जाइलम वगैरह पढ़ा होगा 9th में, जाइलम फ्लोएम ये सब चीजें, तो वही थोड़ा सा रिवाइज करना है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे रीडिंग मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग जरूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। लेट अस नाउ सी, पेज नंबर कौन सा है भाई, 82 में, ठीक है। क्या लिखा है, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा चलो और असली में देखते हैं क्या होता है प्रोसेस में। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो ये मत बोल देना लीव्स करती हैं, कौन करता है भाई, क्लोरोफिल करता है। अंडरलाइन मान लो इसको अगर कर सकते हो, मार्कर, या फिर मार्कर कह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइटर। हाँ तो उससे मार्क कर लो भाई, ये लास्ट टाइम में तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पे लाइट वाली एनर्जी को किसमें बदल दिया, केमिकल एनर्जी में, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज कैसी एनर्जी है, केमिकल वाली एनर्जी। बोलो, चीनी शुगर का फॉर्मूला देखे जानते हो, जस्ट ग्लूकोज का सिमिलर है, C12H22O11 O6, ये है ग्लूकोज। इसीलिए चीनी जब खाओगे ना तो खूब ग्लूकोज निकलता है। जब जैसे ही इसमें तुम H2O मिलाते हो, किसमें, शुगर में, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। ये रिएक्शन दिख रही है तुम्हें, उल्टा ऐसे देखो, 2 गुना ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकल रहे हैं जब एक ग्लूकोज मतलब शुगर टूटता है। यानी शुगर, जब भी कभी मीठी चीज खाओगे, मिठाई उठाई, एनर्जी तुरंत मिल जाती है। इसलिए जो प्लेयर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चॉकलेट बार ये सब चीजें खाते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। एनर्जी ड्रिंक्स नाम से काफी सारे देखा होगा तुमने, स्टिंग होता है वगैरह वगैरह, तो वही है, मीठा रहेगा जितना ज्यादा, पर शुगर हानिकारक भी होती है, डायबिटीज कर देती है शरीर में। डायबिटीज मतलब मतलब होता क्या है उसमें प्रॉपर, शुगर धीरे धीरे कैंसर का भी रूप ले लेती है, डायबिटीज अगर बढ़ती जाएगी। उसमें आपको अपना वेट कम करना होता है, क्योंकि आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है शुगर में। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मोटे होते जाओगे, सेल्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अंदर के ऑर्गन एकदम, जैसे दिल को धड़कने के लिए जगह चाहिए, लंग्स को भी सांस लेने प्रॉपर अंदर जगह है तुम्हारे शरीर के, अब सेल्स वहां के बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लग जाए, बढ़ने लग जाए, क्योंकि एनर्जी खूब ज्यादा है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तुम्हारे अंदर, डायबिटीज हो गई, तो क्या होगा, अब तुम्हें योगा दौड़ना। इसीलिए शुगर वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनको खाना भी सादा खाना होता है, चीनी उनी नहीं खानी होती है। दूसरा, उन्हें बहुत चलना होता है, डॉक्टर बोलता है 15 किलोमीटर रोज चलो, बहुत होता है 15 किलोमीटर। तो ये सब चीजें समस्या आती हैं, तो इन सबसे बचना है तो क्या करना है, हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना चाहिए। क्यों, बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे तो दिमाग का विकास होगा। शुगर थोड़ा कम खाना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तीसरा प्रोसेस है भाई। समाज से या बोले अर्थ से क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, CO2 को ले रहे हैं कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ट्रैप कर लेती है हीट को, जो धरती, जो सन से हीट आ रही है, सन रेज आ रही है, हार्मफुल रेज, उसको CO2 रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और यहीं रखती है। और फिर CO2 जब ऊपर जाती है तो हीट निकलती है, ऐसा लगता है जमीन से कितनी ज्यादा गर्मी आ रही है, तो CO2 ही होती है। ठीक है, CO2 हालांकि पॉइजनस उतनी ज्यादा नहीं है शरीर के लिए, वैसे शरीर के लिए भी वो टॉक्सिक है, पर साथ साथ वो हीट को क्योंकि ट्रैप कर लेती है तो गर्मी भी हमें बहुत ज्यादा देती है, समझे। ओके, तो ये 3 स्टेप याद रखना, ये पूछेगा और रिएक्शन लिख देना है बस, और कुछ नहीं इसमें। फिर देखो यार, यहाँ पे लिखा है कि भाई क्लोरोफिल होता है तो कलर ऐसा होता है, और नहीं होता है तो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे स्टार्च टेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। एक्टिविटी 6.1 दिख रही है, 6 है ना,
कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? अच्छा, एक्टिविटी 5.1 के नाम से होगा। टेक अ प्लॉटेड सॉरी पॉटेड प्लांट, मतलब पॉट वाला प्लांट जो नहीं गमले वमले में लगा रहता है, विद वेराइजेटेड लीव्स। वेराइजेटेड लीव्स क्या होती है भाई? वेराइजेटेड लीव्स यानी जो कि फैली फैली लीव्स हो, बड़ी बड़ी, जिसमें तुम देख सको कम से कम खूब सारी जिसमें लीव्स हो। ऐसा नहीं कि ले लिया तुलसी का पेड़, छोटी छोटी लीव्स में दिखेगा ही नहीं उसमें कुछ। हाँ, जैसे मनी प्लांट में खूब सारी भी होती है और बड़ी बड़ी भी होती है थोड़ी, ठीक है, ओके। जैसे मनी प्लांट हो गया, क्रोटॉन हो गया। अब क्रोटॉन क्या होता है अब ये पता नहीं। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम, अच्छा अंधेरे में रख दो 3 दिनों के लिए। सो दैट ऑल द स्टार्च, स्टार्च मतलब क्या होता है? यही ग्लूकोज को ही स्टार्च बोल दिया, ठीक है। स्टोर्ड हुआ जो ग्लूकोज है उसको क्या बोल दिया? स्टार्च बोल दिया है। प्लांट के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज को क्या बोल दिया है? स्टार्च। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे, अब क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही है तो जो खाना उसके पास पहले से जमा है प्लांट के अंदर शरीर के, वही खाना यूज होगा, तो स्टार्च क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। तो ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 6 आवर्स, अच्छा 3 दिन तक अंधेरे में रखो, फिर 6 घंटे के लिए बाहर रख दो। अब एक लीफ को तोड़ दो, अच्छा लिखा है ना प्लक का लीफ, प्लक मतलब तोड़ना। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अच्छा मतलब क्या करना है, जो हरा वाला अब जो पार्ट बचा है, ऑब्वियस सी बात है पहले पूरी हरी पत्ती थी, अब थोड़ी कम बचेगी क्योंकि जहां जहां ग्लूकोज खत्म हो गया है वो कलर अलग हो जाएगा। तो अब तुम्हें मार्क करना है उन जगहों को एक कागज में जहां जहां पे क्या है लीफ, मतलब एक पत्ती निकालना, तोड़ना, उसको कागज के ऊपर रखना, और फिर उस कागज पे जो हरा वाला पोर्शन है उसको मार्क करके, मतलब एक दूसरी तुम्हें डिजाइन बनानी है, देखना है कितना हरा बचा हुआ है। फिर क्या करना है, डिप द लीफ ऑन अ बॉइलिंग वाटर। अब क्या करो, उस जो टूटी फूटी जो बेचारी पत्ती बची है एकदम वो हो गई है छोटी सी, अब उसको तुम्हें गर्म भगोलते हुए पानी में रखना है 6 मिनट के लिए या कुछ मिनट्स के लिए। आफ्टर दिस इमर्स इन इट बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, उसके बाद दारू में डाल दो। क्या क्या कर रहा है पत्ती के साथ भाई। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब यही है कि भाई एक पानी गरम गरम है, उसके अंदर इस बीकर को लाकर रख दो, यानी हीट करना है, लेकिन पानी गर्म पानी के अंदर रख के हीट करना है, ठीक है, वाटर के साथ बात करा देना है उसका, ठीक है। नाम से भी समझ आ रहा है वाटर बाथ, ओके। तो अभी कितने स्टेप किए भाई, मैं लिख देता हूँ नहीं तो। सबसे पहले एक पत्ती ले लो, कौन सी पत्ती, नॉर्मल बड़े प्लांट की नहीं, अरे जो पॉट वाला प्लांट हो, ठीक है। अब इसका कुछ ऐसे डायग्राम बना देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इसको 6 दिनों के लिए, 6 दिन है ना, अरे ठीक है 3 दिन ले लेता हूँ मैं, 3 दिनों के लिए अंधेरे में रख दो, डार्क। और उसके बाद क्या करना है, निकाल के 6 आवर्स के लिए सनलाइट दिखा दो भाई। फिर क्या करना है, अरे उसके बाद अब क्या होगा, स्टार्च खत्म हो जाएगा उसके अंदर का, और फिर जैसे सनलाइट में रखोगे जो थोड़ा बहुत बचा है वो हरा हरा हो जाएगा, क्योंकि अगर तुरंत तुम सनलाइट में नहीं रखोगे तो जो पोर्शन है पूरा ही काला दिखेगा लीव्स का, क्योंकि सनलाइट मिलती तो क्लोरोफिल बनाता, फोटोसिंथेसिस करता और हरा हरा दिखता। अब 3 दिन तक तो उसको अंधेरे में रखा है तो काली पूरी ही लीव हो जाएगी, इसीलिए 6 घंटे सनलाइट में रखा कि थोड़ी थोड़ी हरे हो जाए वो स्पॉट जहाँ पे अभी भी स्टार्च बचा हुआ है। जैसे ये पूरी पत्ती थी, तो अब इस पूरी पत्ती में मान लो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा स्टार्च बचा होगा तो ये ज्यादा ग्रीन हो जाएगी जैसे ही धूप में रखोगे, और ये थोड़ा कम ग्रीन रहेगी। तो ऐसा डिफरेंस बन सके, क्योंकि इसी को तुम्हें क्या करना है, एक कागज लेना है, उसके ऊपर इसको उठा के रख देना है, और फिर इसकी जो डार्क वाला पोर्शन है उसको उसको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है, जो भी डार्क डार्क आएगा और पत्ती ऐसा कुछ बना लेना, ठीक, ये करना है। फिर इसके बाद इसको पेड़ से तोड़ लेना है, अभी तक पेड़ से नहीं तोड़ा था, फिर पेड़ से तोड़ के अब कहाँ डाल देना है, खौलते हुए पानी में डाल देना था, ओके। तो बॉइलिंग वाटर में डाल दो, बॉइलिंग लिख देता हूँ। उसके बाद इसको निकालो, उसके बाद किस में डाल दो, एल्कोहल में डाल दो। अच्छा उसके बाद फिर क्या करना है भाई, अल्कोहल में डाल दिया, फिर अब इसको क्या करो, इस पूरे सेटअप को गर्म पानी वाले उसके अंदर डाल दो, इस पूरे बीकर को उठा के गर्म पानी में डाल दो, गर्म पानी, या वाटर बाथ भी इसी को बोलते हैं। अच्छा अब देखना है कलर क्या हो जाएगा, अब पत्ती तो मरी गई। केयरफुली प्लेस अवर बीकर इन द वॉट वेव, ऐसा ऐसा बचेगा भाई, बचेगा कुछ तो रहेगा उसके अंदर, देखते हैं भाई। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा। अब
क्या होगा हमने तो किया नहीं, तो हमें नहीं पता, पर इट विल चेंज। अच्छा लिख के आ रहा है। ओ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, जिस सॉल्यूशन में तुमने डाला है, अब इस अल्कोहल का कलर क्या हो जाएगा, दोनों कलर पूछे हैं, ठीक है देखते हैं। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब थोड़ा सा नमक डाल लो किसी उसमें, आयोडीन मतलब नमक होता है, एक पानी ले लो थोड़ा सा घड़ा और उसमें थोड़ा नमक डालना, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो एक चुटकी डाल दो, क्या बन गया आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसमें इस पत्ती को डुबो दो, ऐसी कुछ पत्ती है, ठीक है, अब इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, फिर क्या करना है, टेक आउट द लीफ एंड रिंजे ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, रिंजे ऑफ मतलब उसके थोड़ा मतलब उसको साफ कर दो, रिंस ऑफ वही होगा साफ करना, उसको निकालो और फिर जो भी हानिकारक चीजें उसको साफ कर दो। और अब कलर को ऑब्जर्व करो, अब देखो, कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में जो कलर था उससे कंपेयर करो, कर सकते हैं भाई। व्हाट कैन यू कंक्लूड आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ, अंधेरा कहां से आएंगे, बात तो सही कह रहे हो तुम, इसको करके देखा जाए, क्यों, तभी असल समझ आएगा, ऐसा भी नहीं कि वीडियो चला दूं मैं कहीं पे, वो भी थोड़ा सा समझ आता। ठीक है, इसको करते हैं, कल एक पत्ती लेके रखूंगा कहीं पे तोड़ के, एक तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, तो ये लोग और उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, एक पत्ती से लेकिन कुछ नहीं होगा, क्यों, लेकिन ऐसा ना हो सारे 10th क्लास के बच्चे करने लग जाएं इसको देख के सारी पत्ती तोड़ दें पेड़ों की, यार बच्चे तो नादान होते हैं, क्यों। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन CO2। खैर ये स्टोमाटा सेल जो गार्ड सेल है, इसका डायग्राम तुम लोग को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो बना हुआ है ना, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछते हैं। रोशनी से कुछ नहीं होगा, सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए, डार्क रूम में एकदम उसको कागज के अंदर पैक करके रखना पड़ेगा, और यहीं कहीं डाल देंगे जमीन के अंदर, और 3 दिन याद रखना, जो ऐसा ना हो खत्म ही हो जाए बेचारा पहले ही और एकदम प्रॉपर बढ़िया से हट, कोई नहीं, ये तो वैसे भी शरीर है, फिर से बन जाएगा, क्यों बाल बढ़िया है। ठीक है, स्टोमाटा सेल, स्टोमाटा कहते हैं ना, ये कुछ ऐसा डायग्राम बना है, सी के शेप में होता है, 2 सी बनानी है जो कि आमने सामने हो। अब यही सी के शेप क्या होते हैं, दिन के टाइम में बंद हो जाते हैं, फिर ऐसे खुल जाते हैं, अब दिन और रात नहीं, मतलब दिन रात नहीं, दिन और रात वाला कंसेप्ट नहीं है, बात है जब इनको CO2 को अंदर लेना होता है तो ये खुल जाते हैं, और जब CO2 को CO2 ही नहीं, साथ साथ H2O की गैस भी, CO2 गैस हो या H2O के वेपर वाली गैस हो या कोई और इंपॉर्टेंट गैस जैसे नाइट्रोजन हो गई, ये जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं पेड़ के लिए, किस प्रोसेस के लिए, अब ये सब खाना बनाने के लिए जरूरी है ना, CO2 भी लाएंगे, फिर एक जगह पे बनाएंगे, खाना कहाँ बनता है, पत्ती पे, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, तुम्हें अभी बताया कि क्लोरोफिल की जरूरत है उस रिएक्शन में, रिएजेंट वही है, तो खाना बनाएंगे कहाँ पे, जैसे हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं, अरे बॉडी के अंदर खाना बनता, मतलब एनर्जी कैसे बनती है, पेट में होता है, विलाई होती है, अभी आगे पढ़ोगे, विलाईज क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी को, जो एकदम बढ़िया से निकल के आ जाता है इंटेस्टाइन से बाहर खाना, तो उसके जो एनर्जीज हैं, जो रिच न्यूट्रिएंट्स है, वो सभी एब्जॉर्ब करते हैं विलाईज, ठीक है, उसी तरह पेड़ में लीव्स पे बन रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो लीव्स तक ये स्टोमाटा कहाँ पे सेल प्रेजेंट होंगे, अरे स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में ही होता है, ताकि ये क्या करे, यहाँ CO2 ले ले, और ये सेल्स के अंदर ही होंगे, सनलाइट भी ऑब्जॉर्व करते हैं क्या ये, अरे स्टोमेटा थोड़ी बनाता है, पत्ती बनाता है ना, सनलाइट को उसको लेने की जरूरत नहीं है, बस सनलाइट होनी चाहिए उस समय, सनलाइट कोई खा थोड़ी रहा है, वो सनलाइट मतलब क्या, लाइट को कोई खाना थोड़ी होता है, लाइट पड़ती है, इस पे लाइट पड़ रही है, समझ रहे हो, नॉर्मल है, इसके मतलब रिएजेंट में जरूरी है लाइट, बस। तो अब क्या होता है, ये जब इसको गैसेस को इनटेक करना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं,
और जब इसे गैस को रिलीज मतलब जब नहीं कुछ काम होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, यानी पास आ जाते हैं। बस ये ऐसे ही कुछ डायग्राम बना देना थोड़ा थोड़ा। स्मॉल सर्कल्स भी होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, ये गोले गोले क्या है इसमें? क्लोरोप्लास्ट हैं। और गार्ड सेल भी होते हैं जो येलो। गार्ड सेल तो इसी का नाम है, हाँ जी। स्टोमाटा भी बोलते हैं और गार्ड भी बोलते हैं। ये है क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जुड़े होते हैं साथ में बीच में जगह को स्टोमाटा भी कहते हैं। यहाँ पे जो है ऐसे। नहीं नहीं, जो बीच में जगह है ओके ये जुड़े होते हैं साथ में। ठीक है, ये भाई कुछ ऐसा पोर्स। और ये साइड में क्या है जो इसके साइड में फैले हुए हैं? वो तो पत्ता होगा ना, पत्ता दिखा रहे हैं। लीफ लिखा है। नहीं है तो लीफ ही जैसा ग्रीन कलर का, वो उसमें दिखा रहे हैं स्टोमेटा कैसा है। ओके ठीक है, तो पत्तियों में ऐसा नहीं भाई, पत्ती थोड़ी है वो पत्ती के टाइप का डिजाइन है, उसका भी कुछ मतलब होगा, कुछ कहते होंगे उसे। उन्होंने मेंशन नहीं किया। इट मीन्स हम लोग को नहीं पढ़ने की जरूरत है, पर इतना जरूर बना देना। मेनली लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे ज्यादातर। दो डायग्राम बनाओगे, एक में ये चीज खुली रहेगी, एक में पास रहेगी, जैसे कि यहाँ बुक में बनाया भी हुआ है इन्होंने। कौन सा फिगर है? 5.3। ओपन एंड क्लोज। ओपन वाले में क्या है? दूर दूर है ए वाले में, और क्लोज वाले में बंद है भाई। तो गार्ड सेल का काम क्या है? काम बस याद रखो, क्या करेंगे ये लोग? गैसियस एक्सचेंज। गैस को क्या करते हैं? एक्सचेंज, मतलब बाहर की गैस अंदर, अंदर से जब CO2 बनेगी तो यहीं से निकलेगी CO2, सॉरी O2। O2 बनेगी ना ऑक्सीजन पत्ती पे, तो ऑक्सीजन भी कहां से निकलेगी? यही गार्ड सेल से निकल के आएगी। अरे यार देखो, सेल है, सेल वॉल जानते होगे, ऐसा कुछ होता है एनिमल प्लांट सेल। और फिर अंदर होती है ऐसी, ये सेल वॉल है, अंदर होंगे क्या? वैक्यूल्स बड़े बड़े। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास ही यही कहीं क्या होगा? गार्ड सेल होगा। गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोफिल भी यहीं कहीं प्रेजेंट होगा। ये सब ऐसे ही रहते हैं चिपके चिपके बगल में। अब यहीं कहीं खाना बन रहा है, और फिर ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या करता है? एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, चिपक ना जाए, लड़ ना जाए। दूसरा, ट्रांसफर भी करता है। ये इसने खाना बना लिया, अब इसको चाहिए वैक्यूल्स को जाना है, न्यूक्लियस को जाना है, तो ये इसी में मिला देता है। अब यहाँ से मिलते 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 सबके पास पहुंच रहा है। कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? बनियान, बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। दिखते ही हैं। बात है सबसे ज्यादा क्यों, वो रात में भी देने लगता है ऑक्सीजन, ऐसा कुछ कहते हैं। बिना सनलाइट के भी ऊपर से। हाँ, बिना सनलाइट के भी उसका प्रोसेस चलता रहता है। प्लांट है, अलग अलग वैरायटीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी। पर आजकल दिख रहा है नहीं। बरगद, हाँ बरगद का पेड़ पता नहीं क्यों कम हो गए। बड़े होते हैं उनकी रूट्स, ऊपर से भी रूट्स निकलती हैं। हाँ रूट सब क्या हो? वो रूट्स ही होती हैं, उसकी रूट्स पानी के लिए और नीचे तक आती रहती हैं, पत्तियों से रूट्स निकलती रहती हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है वो। कुछ कुछ और बरगद की सबसे बड़ी लाइफ स्पैन है ना, 250 साल तक बरगद के पेड़ पुराने रहते हैं। यानी इंसान, दो इंसान खत्म हो जाएंगे तब तक पेड़ रहेगा। क्या मतलब 3 साल में खत्म? कुछ पेड़ों की उम्र बहुत कम होती है, जैसे डॉग्स की क्या होती है? 14 साल तक ही उम्र होती है। जबकि उल्लू की उम्र क्या कितनी होती है? उल्लू की उम्र ज्यादा होती है। ईगल की बहुत ज्यादा उम्र होती है, 80-85 साल होती है। यानी ईगल पालोगे तो तुम्हारे अंत तक वो रहेगी। ईगल जो नहीं है, चील होती है। तो इस तरीके से, क्यों नहीं, ईगल को तो बहुत लोग पालते हैं। ईगल रेस होती है, वो क्या खाते क्या वो? यही सब दाना, घास फूस। वो कहते थे कि वो क्या खाते हम्म? चील वगैरह। चील वगैरह मछली वछली भी खा लेती हैं। अरे नहीं, पहले मैंने सुना था कि लोग कहते हैं आंखें में। आंखें खा नहीं लेती हैं। अब चील के पंजे इतने ताकतवर होते हैं, वो चाहेगी तो तुम्हारी आंख फोड़ सकती है। आंख फोड़ देती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से एकदम निशाना उनका वो तेज होता है, जहां उन्हें मारना होता है मार देती हैं। और पहले क्या था, चीलों को ट्रेनिंग देते थे कई लोग, और उससे गलत काम कराते थे। जैसे नहीं, पालतू बंदर पाल लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आंखें टूट गई तो तुम्हारे सेल ही नहीं काम करेंगे आंखों की, दूसरी आंखें पड़ेंगी। आईज ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं भाई, अब बहुत चीजें पक्की हो गई। आईज ट्रांसप्लांट हो सकता है, केवल हार्ट ट्रांसप्लांट अभी तक पॉसिबल नहीं था, जो कि अब वो भी पॉसिबल हो गया। हाँ, डोनर होना चाहिए, और फिर आपके आंखें लग जाएंगी। नहीं सर, वो कभी-कभी सेट नहीं आती। वो पहले ही टेस्ट हो जाता है कि सेट वाली है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि लगने के बाद। डालने के बाद वो डिपेंड करता है। ये कौन सी बात है, उनके पास हर एक चीज होती है। आईज में कितना न्यूट्रिशन लेवल है, क्योंकि उस बॉडी के साथ मैच करना बहुत जरूरी है। तो जिसके आंखें लगनी है उससे सैंपल लेके पूरी जगह देखा जाता है। बैंक होती है, जैसे क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक्स होती है ना,
उसी तरह आईज की बैंक्स होंगी, मतलब जहाँ पे खूब सारी आईज रखी होंगी। बैंक मतलब किसी भी चीज को जहाँ वैसे काट एक जगह रखा है। हाँ भाई, काट के ही बढ़िया वो लगा देते हैं उसके ऊपर। क्या होता है, फिनॉल्फिलीन कह रहा हूँ, जो भी केमिकल जिसके वजह से वो सड़े ना, और फिर एसी वाले उसमें रखा जाता है। मुर्दा घरों में बेसिकली रखते हैं। मुर्दा घरों में जब वो होता है डाइसेक्शन, जहाँ पे लाशें काटी जाती हैं, कई लोग अपना सेंस और ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, तो उनकी लाशें काट के ऑर्गन्स रख लिए जाते हैं, फिर उसको मेडिकली यूज होता है। पर वो बहुत ठंडे में रखते हैं ना, ऐसे लास्ट कूल टेम्परेचर में रखते हैं, क्योंकि बहुत कम जो टेम्परेचर हमारे अंदर के एंजाइम्स जो हैं, जो खत्म करते हैं हमारी बॉडी को काट काट के। अरे बॉडी में अगर तुम खाओगे नहीं, धीरे धीरे बॉडी खत्म हो जाएगी, सड़ के मर जाओगे। तो जो हमारे अंदर जो एंजाइम्स है वो बहुत कम टेम्परेचर में काम नहीं कर पाते हैं, यानी वो खत्म ही नहीं कर पाएंगे, सड़ा ही नहीं पाएंगे। मेन हमारी बॉडी एंजाइम से चल रही है, हम ही को बहुत ठंडे पानी फेंक दो, हाथ ही नहीं काम कर पाएगा मेरा। काट देते हैं तब वो एंजाइम्स काम करने लग जाते हैं ना। तब जमीन के जो एंजाइम्स है वो भी हमें खाने लगते हैं, अंदर तो मार ही रहे हैं। अंदर भी कोई ना कोई कीड़े वगैरह होता होगी। अंदर तो हमारे हैं ही एंजाइम्स। एंजाइम से कीड़े मकोड़े हैं जो अंदर खाने को खाते हैं, एनर्जी देते हैं हमें। अगर तो हम ही अपने आप को ही काट के देख ले तो हमें ही अपने आप से घिन आने लग जाएगी। डॉक्टर लोग का काम इसीलिए काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि वो सब देखने के बाद सोचो वो हर चीज कर लेते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं दिल में क्या है, छेद है। तो दिल अगर अभी पढ़ाऊंगा हार्ट, उसमें क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं ह्यूमन बॉडी वाले जो दिल है, जिंदा रहते हैं। छेद का मतलब है कि भाई जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो शरीर में वीन्स में हरा हरा दिखता है तुम्हें, तो वो हरा ब्लड है। और हरा ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली है। जब वो ऑक्सीजन से मिल जाता है हीमोग्लोबिन, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लाल रंग के, डार्क रेड होता है कलर। पहले हरा रंग का होता है ब्लड। पहले नहीं, हमारी बॉडी में हरा भी ब्लड है और रेड भी है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, हरा और नीला भी तो होता है। ऐसा समझो, देखो बॉडी पार्ट, जैसे मैंने हाथ मूव किया अपना, अब मेरा हाथ मूव किया, यहाँ के सेल्स ने एनर्जी यूज किया कि नहीं, यहाँ शोल्डर वाली सेल्स ने सबसे ज्यादा यूज की, पूरा हाथ उठाना है उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी यूज की, यानी ग्लूकोज को तोड़ा होगा। अरे ग्लूकोज जो मेरी बॉडी में स्टोर्ड है उन्हीं को तोड़ा है। अब बॉडी में हर जगह स्टोर्ड है ग्लूकोज, हर एक सेल में, सेल के अंदर छोटे छोटे ग्लूकोज हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ा तो क्या बनता है ग्लूकोज को तोड़ने में, CO2 NH2। अब ये CO2 जाएगी कहाँ, वही खून में मिला देंगे वो लोग। खून में जैसे ही मिल गई, खून का कलर चेंज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। ये सब बड़ी तेजी से होता है। अरे बोला ना, लाइट की स्पीड से हमारे शरीर के अंदर चीजें चल रही हैं, पर हमारे बाहर हम वो चीज नहीं पॉसिबल कर सकते हैं, उससे भी तेजी होती है। और क्या, मिली, नैनो, फेम्टो, बहुत पीछे टाइम में जा सकते हैं। तो सर जब छेद हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब जिंदा इंसान मर सकता है अगर उसके सही टाइम पे सर्जरी ना हो। सर्जरी करके दिल में वो डाल के इसको बंद कर देते हैं, ताकि इधर का इधर खून अलग अलग रहे। बॉडी में एकदम बढ़िया से बना है कि इधर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, इधर से जाएगा, इधर से फिर आएगा ऑक्सीजन वाला, इधर से जाएगा। छेद बंद कर देते हैं किसी चीज से। किसी चीज से नहीं, ऑर्गेनिक चीजें ही डाल के उसको बंद कर दिया जाता है। ये पोर्स हो जाते हैं ना इसमें, पोर्स, छेद मतलब क्या, कोई छेद थोड़ी हो जाता है, पोर्स बन जाते हैं। अरे सेल्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मान लो कोई सेल ज्यादा डिवीजन नहीं कर पाया तो बगल वाली जगह छूट गई, इसने डिवीजन करता रहा तो ये बढ़ते चले गए। इसने डिवीजन नहीं कर पाया तो यहाँ पोर रह गया। अब उसी पोर की वजह से ब्लड मिक्स हो रहा है, तो उस पोर को बंद कर देते हैं। बहुत मांस का ही तो टुकड़ा, मतलब मांस का ही तो टुकड़ा निकाल के दूसरी जगह लगाना है। जब तुम हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो पीछे के बालों को निकाल के आगे बाल लगा देते हैं। लगाते कैसे, ऐसे लगा देते हैं। एक एक बाल चुन चुन के निकालते हैं, फिर उसके जैसे यहाँ से निकालते हैं ना, तो बाल के साथ बीज भी निकाल लेते हैं। बालों का बीज होता है, टकले में बालों के बीज होते हैं, बीज से बड़ा होता है बाल, उस बीज को निकाल के ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो होता है। वो असली होता है। रियल ही है वो, तो बस आपके आगे ट्रांसप्लांट हो गया ना, पीछे से निकाल के। पीछे थोड़े कम भी होते हैं तो चलेगा, आगे लगाते जाते हैं। छोटे छोटे लगा देते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ रहता है। बायोलॉजी में भी आजकल तो बायो साइंस कहाँ कहाँ है भाई। अब तो लोग डीएनए में चेंज कर करके वही कैंसिल कर दे रहे हैं। अभी एक डॉक्टर थे, उसने एक किसी फीमेल के डीएनए में चेंज करके उसको एड्स प्रूफ बना दिया है। एड्स बीमारी हो जाती है ना, अब उसको एड्स कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके डीएनए में जिस वजह से जो एड्स का बैक्टीरिया आता होगा, HIV वायरस होता है वैसे तो, जो वायरस आएगा जिस तरीके से, जिस चीज को इफेक्ट करता है, वो चीज ही उसने डीएनए से हटा दिया है। एड्स वाली बीमारी है, बहुत ज्यादा खतरनाक, इंसान की मृत्यु, आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी एड्स की। होता कैसे है क्या, बहुत तरीके से हो जाता है, पैदा हो गए, हो गई तुम्हें बीमारी, वायरस आ गया, एड्स का वायरस आपके अंदर शरीर में।
और एड्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें छू लिया मेरे को हो जाएगा, ऐसा कोई वायरस नहीं है, ये जीन्स में ट्रांसफर होता रहता है, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब बाकी बायोलॉजी की बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं पता है लोगों को, जैसे मरने के बाद आत्मा क्या होती है, बहुत सी चीजें ऐसे फैक्ट्स हैं जो कुछ कुछ टाइम तक तो सारे बॉडी ऑर्गन्स काम ही कर रहे होते हैं, एकदम से कोई नहीं मरता है। देरी तक आंखें जिंदा रहती हैं, दिल ब्रेन सब खत्म हो जाते हैं जल्दी ही। हाँ तो चल ही रहा होगा और क्या भाई, इतने जल्दी इंसान कहाँ मरता है। सबसे बढ़िया मेमोरी स्टडी होती है। ओ हाँ ये तो है, अब कोई भी मर रहा होगा तो उसको सबसे पहले अपने बचपन ही याद आता होगा। मरने के बाद जो 7 मिनट तक ब्रेक होगा उसको ही याद आता है, जो सबसे बढ़िया होता है। सही बात है, तुम्हें क्या याद आएगा भाई अभी तो जीवन में कुछ अच्छा हुआ नहीं होगा, क्यों? याद आने लायक तो कुछ हुआ नहीं होगा, किसे याद करोगे? चलो खैर, ये सब तो बातें होती रहेंगी। तो हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? जिसमें खाना वो लोग दूर से ढूंढ के बनाए लाएं। ठीक है। हेट्रोटॉपिक में जो फूड है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टेशनरी भी हो सकता है, जैसे घास फूस। तो घास फूस जो गाय मान लो घास खाती है, तो घास कैसा फूड है? स्टेशनरी फूड है, यानी रुका रहता है, घास तो एक ही जगह है, पेड़ पौधे भी रुके हैं। लेकिन हम लोग जैसे चिकन खाते हैं तो चिकन तो मूव करती रहती है, यानी हमारा फूड क्या है? स्टेशनरी नहीं है, मूव करता रहता है। तो ये सब हेट्रोटॉपिक के अंदर है। ठीक है, नहीं समझ पाए क्या? जो खुद से खाना बना लें वही सिर्फ ऑटोट्रॉपिक्स हैं। ठीक, जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक वो तो होते जो हम सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो तो एक जगह नहीं रहते हैं, बहुत से। क्यों नहीं, सही बात है, लेकिन हम लोग तो तोड़ के लाते हैं ना सब्जी को, जब तक लगी है तब तक लगे लगे खा लो उसको। हाँ हाँ सही बात है, स्टेशनरी फूड है। जैसे गाय भैंस क्या करती है, उसी जगह से ही खा जाती है उसे। ठीक है, अरे तुमसे बस हेट्रोट्रॉपिक की डेफिनेशन पूछेगा बस। ओके, अब लिखा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मतलब कैसे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है भाई। तो तरीका तो बहुत सारा सिमिलर है, हमारी बॉडी में हमें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, तुम्हें कैसे खाना मिलता है, मतलब कैसे खाना खाते हो? हाथों से खाते हो, और बस हाथ से तोड़ के क्या हाथी में रख लेते हो क्या? अरे माउथ से तोड़ते हो उन्हें, फिर अंदर ले जाते हो, धीरे धीरे फिर उसको डाइजेस्ट होता है। तो ठीक है, कल यही पढ़ेंगे अपन, सारा का सारा जैसे खाना कैसे पचता है अंदर तक, लास्ट तक एनर्जी कैसे बन गई। जो हमने रोटी खाई है, जो बड़ा सा टुकड़ा था कार्बोहाइड्रेट का, वो कैसे टूटे 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 क्या बन गया? ग्लूकोज बन के हमारी बॉडी में एनर्जी बन गई। तो वो टूटने का तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। गॉल ब्लैडर यार देखो, बेसिकली सभी के अपने अपने काम है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है, एक जूस है जो कि बेसिक होता है, हालांकि इनका काम यही है। गॉल ब्लैडर किसी किसी का एकदम ही खराब हो जाता है, पथरी होती है तो वो इंटेस्टाइन में मुझे लगता है होती है। कई तरीके के, एक तो स्टोन है ना, एक तो इसमें होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो डिवाइस की होती है, बट ये वाली ठीक नहीं होती अगर एक करोगे। ओके, पथरी के भी अलग अलग टाइप्स हैं, दिल में भी पथरी हो जाती है। पथरी मीन्स ही क्या है? ब्लॉकेज हो गया, आपका खून वहां से पास नहीं हो रहा है, पथरी हो गई। लोग तो कहते हैं वो पत्थर सा आ जाता है, पत्थर दिखता है। अरे पत्थर मतलब नाम उसको स्टोन इसलिए दिया गया है कि उस जगह पे ब्लॉकेज आ रही है। स्टोन क्या करता है? ब्लॉक कर देगा रास्ता, अब जो चीज फ्लो नहीं होगी आगे तो क्या होगा? आपको पेन होने लगता है बहुत ज्यादा। बट जब वो फोटो दिखाते हैं तो फोटो में स्टोन निकलते हैं। अरे तो यार कोई चीज जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, ठोस हो जाएगी। और ठोस चीजें, पत्थर कैसे बनता है? बहुत सालों से जमा होता जा रहा है, मिट्टी तो है, पत्थर है। पहाड़ भी कभी मिट्टी ही थी, छोटा बच्चा या बड़ा जैसे इंसान होता है वो भी कभी बच्चा था, वैसे ही चीज है, कुछ भी बोल सकते हो। सर जब मिट्टी थी तो मिट्टी ऐसे थोड़ी बड़ी थी, जैसे पहाड़ दिखने बन गया। मिट्टी आती गई समेटते गए उसको, बारिश होती रही, ये चीजें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, एजिंग हो रही है, क्या हो रही है? एज बढ़ रही है। पहाड़ बढ़ेंगे, कम क्यों होंगे? अभी जवान है हम लोग का जो हिमालय पर्वत है, अगर देखें वर्ल्ड में, ऑब्वियस सी बात है उनकी हाइट बढ़ती जाएगी और बहुत बढ़ जाएगी। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट तो एक पहाड़ी का नाम है, जैसे खूब सारे पहाड़ हैं तो उसमें से एक पहाड़ी जो सबसे ऊंची है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जबकि उस पहाड़ी रेंज को क्या बोलेंगे? सभी माउंटेन को एक साथ बोलना है तो हिमालय बोलेंगे। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय मतलब होता है घर, तो बर्फ का घर।
शुरू होता है जम्मू कश्मीर ऊपर, सॉरी लद्दाख वाले पोर्शन से, और जाता रहता है पूरा अरुणाचल प्रदेश से होते होते नीचे तक, और हिमालय का ही पोर्शन है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार वही पहाड़ हैं जो कि जाते जाते हैं फिर वेस्ट बंगाल के बाद पानी में घुस जाते हैं, इतने छोटे हो गए हैं कि जब समंदर में समा गए इंडियन ओशन में, फिर वो धीरे 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 अंडमान निकोबार के पास फिर ऊपर निकलते हैं। तो मतलब वहां पर उन्होंने वो बसा रहे थे घर वगैरह रखना है। जो एक जनजाति है सेंटली, वो जनजाति मतलब आज तक उसको हम लोग वो नहीं कर पाए, क्योंकि वहां जो भी जाता है उसको मार देते हैं। हाँ। सेंटली जनजाति ऐसा कोई मतलब एक जनजाति है, वो एकदम ही समझ लो एक्सकवेशन वहां पे नहीं हो सकता, वहां लोग बाहर से आ ही नहीं सकते। पर जो अंडमान निकोबार लोग रहते हैं ना, हाँ एक जनजाति रहती है जो कि बताया तो बहुत पुरानी है, और उनको कुछ नहीं पता है, ना उन्हें पता है फोन होता है ना कुछ, कुछ भी नहीं, वो दुनिया तो से कटे मार हैं, देते हैं, मार देते हैं। सबको मारने लगते हैं। पर वो ट्रिप और भारत सरकार ने भी उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्मी लगा रखी है। मैं देखा है ट्रिप हो जाती है अंडमान निकोबार आइलैंड ये। भाई अंडमान निकोबार कोई एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, खूब सारे 50-60 हजार आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। जो कोई है हमारे को। लक्षद्वीप हो गया, इधर ग्रुप है, अच्छा लक्षद्वीप इधर का पार्ट है। लक्षद्वीप हमारे इधर है, जैसे मान लो मैं इंडिया हूँ तो इस साइड पे लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप है, इधर अंडमान निकोबार है, बंगाल की तरफ अंडमान निकोबार है और और अरेबियन सागर की तरफ है हमारा लक्षद्वीप, और दोनों ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप आइलैंड जब भी होगा छोटे छोटे खूब सारे होते हैं अगल बगल। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार में एक जनजाति रहती है भाई, खतरनाक है काफी, समझे भाई। एक ऐसी जनजाति भी है जो कि दीपावली को शोक के तौर पे मनाती है, मतलब उनको शोक उस दिन वो उस तरीके देखते हैं। थारू, अब ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं जब तुम कंपटीशन कभी तैयार करोगे, पूछता है इस टाइप के फालतू फालतू क्वेश्चन। हाँ कुछ होती होगी उनकी भी दास्तां, क्यों वो बेचारे दिवाली को वो मानते हैं। श्रीलंका में क्यों रहेंगे भाई, श्रीलंका में रावण का अच्छा हुआ था इसलिए सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं इसलिए नहीं। सपोर्ट करते हैं रावण को। सपोर्ट तो कोई नहीं, लेकिन अरे यार देखो किसी एक अनपढ़ को समझाना कई बार चीजें आसान होता है, क्योंकि वो इफ और डोंट ये सब चीज नहीं बोलता है। कई बार पढ़े लिखे लोगों को ही समझाना मुश्किल होता है, जो ज्यादा पढ़ जाते हैं ना उनको फिर हर चीज में लॉजिक चाहिए, कि लॉजिक कैसे भाई, ये तो बन ही नहीं रहा है, मैं मानूंगा ही नहीं। तो कई बार यही होती हैं चीजें, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में जब इंसान बहुत पढ़ जाता है तो पढ़ाई लिखाई का कोई वो मापन नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो आप अच्छे इंसान हो, ऐसा नहीं बोला जा सकता है किसी भी लेवल पे।